हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास रिवीजन क्लास और चैप्टर का नाम रेशो एनालिसिस। एक ही क्लास में हम सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करना चाहेंगे किस कंसेप्ट से? प्राइम ऑब्जेक्टिव्स। रेशोज जो पढ़ी जाती हैं उनके पीछे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स तो बड़े सारे होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको आप हर हालत में जरूर याद रखिएगा। वैसे तो इस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाए मुझे चांस कम लगता है, लेकिन फिर भी ये 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं थ्योरेटिकली बहुत बढ़िया माने जाने चाहिए। शुरू करते हैं जी। पहली बात, रेशो जो है ना मैनेजमेंट को बड़ी हेल्पफुल है। अब मैनेजमेंट कौन हुआ भाई? कंपनी के ओनर्स भी हैं जिनका काम है कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज किया जाए। ओके, तो मैनेजमेंट को रेशो एनालिसिस कैसे हेल्पफुल हो सकती है? वेल, जब आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टर्म आपके लिए नया नहीं है। स्टैंडर्ड यानी कैसा होना चाहिए और एक्चुअल यानी कैसा होता है। तो आपकी कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब या तो सिचुएशन स्टैंडर्ड के मुकाबले मोर फेवरेबल है या लेस फेवरेबल है। मोर फेवरेबल है तो फ्यूचर में उसको और कैसे फेवरेबल किया जाए, और अगर लेस फेवरेबल या अनफेवरेबल है तो सिचुएशन को करेक्ट कैसे किया जाए। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो ही हम लोग बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं। दुनिया में जब कंपैरिजन बंद हो जाएगा तो इंप्रूवमेंट भी बंद हो जाएगा। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के बाकी लोगों की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करेंगे। अरे भाई, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी एक बैंक है। ये भी अपनी रेशोज कैलकुलेट करते होंगे ना कि कितना नेट प्रॉफिट है इनका, और बड़ी सारी रेशोज। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से कंपेयर करना चाहेगा एंड वाइस वर्सा। और भी इतने सारे बैंक्स हैं। जब आप कंपैरिजन करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि भाई आप बाकियों के मुकाबले, उनके मुकाबले मोर पॉजिटिव सिचुएशन पर हैं या नेगेटिव सिचुएशन पर हैं। अकॉर्डिंगली फ्यूचर करेक्टिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। फिर उसके बाद आप अपनी करंट पीरियड की परफॉर्मेंस को पास्ट पीरियड परफॉर्मेंसेस से भी कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट भी तो ये काम करता ही है ना। स्टूडेंट भी कहता है भाई हर साल पेपर देता रहता हूं, पिछले साल में मेरे इतने नंबर थे, उसके पिछले साल में इतने नंबर थे, इस साल मेरी पोजीशन कहां जा रही है। तो जो कंपैरिजन स्टूडेंट करता है वही कंपैरिजन बिजनेस भी करता है, और रेशियोज के माध्यम से ही ये सारा का सारा कंपैरिजन होता है। आप भी तो अपने मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करते ही है ना। बिजनेस भी यही काम करना चाहता है। तो परसेंटेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कंपैरिजन के पर्पसेस के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रेशो जो है ना शेयर होल्डर को बड़ी हेल्पफुल है जी। कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको बड़ी हेल्पफुल है। कैसे? वो ये जान सकते हैं कि भाई कंपनी की अर्निंग है कितनी। भाई कंपनी के केस में आप जानते हो शेयर होल्डर्स को सीधे तौर पे बिजनेस मैनेज करते नहीं। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म में तो सीधे ओनर्स ही मैनेज करते, पर यहां तो मैनेजर्स अपॉइंट करे जाते हैं कंपनी को चलाने के लिए। तो कंपनी की अर्निंग कितनी है और वो अर्निंग किस डायरेक्शन में स्पेंड हो रही है। अच्छा, उसके बेसिस पर शेयर होल्डर ये भी डिसाइड करेंगे कि हमको इस कंपनी में बने रहना है कि नहीं। भाई कंपनी की अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, सही डायरेक्शन में स्पेंड हो रही है, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर बड़ा खुश है, कहेगा ठीक है मैं कंपनी में इन्वेस्टेड बना रहूंगा, मैंने अच्छा किया शेयर खरीदे और मैं शेयर बेचना नहीं चाहता। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उस पर कैलकुलेट करी गई रेशियोज ये इंडिकेट करती कि कंपनी तो गलत डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी की वो ग्रोथ नहीं हो रही है जो पहले कभी थी, तो चलो जी शेयर बेचो और निकलो यहां से।
तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने हैं ना कि इन्वेस्टेड बने रहें या यहां से बाहर निकल जाएं। रेशोज उनके इस डिसीजन लेने में उनकी मदद करेंगे। वेल सिमिलरली जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, ये कौन होते हैं भाई? जो अभी शेयर होल्डर है तो नहीं पर बनना चाहते। आप उनको मैसेज पहुंचाओगे ना रेशोज के माध्यम से कि यार आप क्या बाहर बैठे हुए हो, आप भी आ जाओ, आप भी हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। तो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर ये डिसाइड करना चाहेंगे कि शेयर खरीदे जाएं या ना खरीदे जाएं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये डिसाइड करेंगे कि शेयर होल्ड करे या ना होल्ड करे, और रेशोज उनके इस डिसीजन को लेने में उनकी मदद करते। बहुत बढ़िया। रेशो जो है ना शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को भी और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को भी बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर देते। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में मैंने एग्जांपल लिया है बैंकर्स एंड क्रेडिटर्स का। यहां पर बैंकर्स से मेरा मतलब हुआ कि जिनसे हमने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, वेल आप इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। भाई ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं आपके बड़े काम की चीज है ना, ये आपको इंस्टेंट फाइनेंस प्रोवाइड करा कर देते हैं। एकदम सही बात है। ये जानना चाहते हैं कि फर्म की एबिलिटी कैसी है, ये जानना चाहते हैं कि फर्म की एबिलिटी उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। भाई इनको इंटरेस्ट चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और ये बड़े सिंपल से सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या हमको हमारे रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा? ये बैंकर जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने जो सामान इस कंपनी को बेचा है, क्या इनकी पेमेंट रेगुलरली हमको होती रहेगी? यस। तो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको जानने में कंपनी के शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसी कुछ रेशोज हैं जो उनके इन सवालों का जवाब देंगी। कंपनी के लॉन्ग टर्म क्रेडिटर जैसे डिबेंचर्स हो गए या फिर जिनसे आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, ये ना आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है। किस कंटेक्स्ट में? ठीक है, जब तक ये लोन रहेगा तब तक इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही है, पर लोन के पीरियड के खत्म होने के बाद जब उसकी मैच्योरिटी की स्टेज आएगी तो आपको लोन को रीपे भी करना है। तो आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स रेस्पेक्टिवली जानना चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है और आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी। ठीक बात है ना? वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। तो रेशोज के इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर ली है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। टाइप्स ऑफ रेशोज। कितने तरीके की रेशोज आपको पढ़नी पड़ सकती हैं? देखो जी, सबसे पहले टर्नओवर रेशोज, इन्वेस्टमेंट रेशोज, लेवरेज रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। कितनी सारी रेशोज के नाम है। टर्नओवर रेशोज में स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट रेशोज अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो डीपी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो पी रेशो, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड। लेवरेज रेशोज डेप्ट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। लिक्विडिटी रेशोज में करंट रेशो, क्विक रेशो, सुपर क्विक रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और लास्ट में रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी रेशोज हैं, पर यहां पर मैं आपको रिवीजन क्लास की एक मजबूरी गिनाना चाहता हूं। जब हम लोग मेन क्लास शुरू करते हैं रेशो में, तो हम पूरी की पूरी एक क्लास सिर्फ और सिर्फ इन सभी रेशोज के फार्मूलों पर, इनके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को हम पूरी तरह डिवोट करते हैं। अब रिवीजन क्लास है ही कुल मिलाकर एक,
तो मैं इन सारी रेशोज के फार्मूले, इनके एक्सप्लेनेशंस यहां पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो सारी की सारी रिवीजन क्लास इन्हीं फार्मूलों को चली जाएगी। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं साहब, आपको ध्यान होगा जब मेन क्लास हुई थी तब हमने एक एक रेशो का फार्मूला, एक्सप्लेनेशन, रेशो के ज्यादा होने के मतलब, रेशो के कम होने के मतलब, और रेशो को फ्यूचर में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप क्या करेंगे कि इस रिवीजन क्लास को आगे पढ़ने से पहले आप अपने आप को इंश्योर करें कि इन सब के फार्मूले आपको याद हैं। आप अपने आप को इंश्योर करें इनके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपने पढ़े हुए, और अगर मान लीजिए वो आपको नहीं याद, नहीं पढ़े हुए, इस रिवीजन वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले वो सारे फार्मूले, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो आप यहां से फिर आगे शुरू करिएगा। अब मैं क्या करता हूं कि एक ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन उठाता हूं। हमारी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। जो बैलेंस शीट कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें यह क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, और क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सिचुएशन को समझने में आपको बहुत मददगार साबित होंगी। अब मैं अपनी टेक्निकल टीम से इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है रेशियो एनालिसिस का, जब हमने इसको मेन क्लासेस में पढ़ाया था तो वीडियो के उस पोर्शन को यहां पर लाकर अटैच कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ PQR रिवील द फॉलोइंग पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2020। पहली इंफॉर्मेशन आपको इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेशन में गिवन है ₹20 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आपको स्टेट अवे गिवन है 6 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1 लाख, करंट रेशियो 2.5:1। ओके, नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75:1, नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,40,000, डेटर्स वेलोसिटी यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैसेज हमारे पास यह है कि क्लोजिंग स्टॉक 25% हायर देन ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग है, तो फिर कैलकुलेशन एवरेज स्टॉक बेसिस पर आगे बढ़ेगी ऑब्वियसली। हमको यह कहा जा रहा है देयर वर आल्सो फ्री रिजर्व्स। भाई ये फ्री रिजर्व क्या होता है? वेल, आप इसको पॉपुलरली जनरल रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, शेयर होल्डर का जब मन करे ये पैसा उठा के लेके जा सकते हैं साहब। करंट एसेट्स इंक्लूड स्टॉक, डेटर्स एंड कैश ओनली। करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट आर क्रेडिटर्स। तो करंट लायबिलिटीज में एक बैंक ओवरड्राफ्ट है और दूसरा क्रेडिटर्स है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ₹90,000, यानी अब तक जो डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हो गया है वो आपको बता रहे ₹90,000। वेरी गुड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। मैं एक बार जरा पीछे आपको लेकर आता हूं। ये डेट कौन सी है? 31 मार्च 2020। ये जो डिटेल्स हमने आपको बताई हैं ये उस अकाउंटिंग ईयर की हैं जो 31 मार्च 2020 को कंक्लूड होता है। अब उन्होंने डेट बदल दी, अब वो कहते हैं कि हम आपको दूसरी डेट बता रहे हैं। ये तो डेट एक साल के बाद की आ गई ना, 31 मार्च 2021। वो कह रहे हैं बैलेंसेस एज ऑन दिस डेट, स्टॉक आपको गिवन है, क्रेडिटर्स आपको गिवन है, डेटर्स आपको गिवन है और कैश बैलेंस भी गिवन है। ए पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे से वाज वेरी ओल्ड, बुक वैल्यू ₹1,80,000, डिस्पोज फॉर ₹90,000, नो डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन दिस आइटम। ठीक है, अच्छी खासी डिटेल्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर ₹2,96,600,
बैंक ओवरड्राफ्ट फुल्ली डिस्चार्ज, वो ये कहना चाहते हैं वो जो पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज 81,000 इज टू बी चार्ज्ड, यानी इतना डेप्रीसिएशन इस साल और चार्ज किया जाए। पिछले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था 90,000, पर वो तो पिछले साल की बात हो गई। इस साल 81,000 का डेप्रीसिएशन और एडिशनली चार्ज किया जाए। आप हमसे एक नहीं दो बैलेंस शीट पूछ रहे हैं। पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की और दूसरी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की। तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गए। अब आपसे दो दो बैलेंस शीट पूछी जा रही है। ठीक है जी, हम भी तैयार हैं इस काम के लिए। तो आइए जी शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड जी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके, आप इसके लिए पहले रेलिवेंट कॉलम्स बना ले। मेरा मतलब है लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा, आप जानते हैं कि आप जब एसेट साइड बनाएंगे तो पहले आपको फिक्स एसेट लिखनी चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, जब आप फिक्स एसेट्स लिखें तो उसका जो ग्रॉस का अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट समझते हैं जी, डेप्रीसिएशन से पहले वाला अमाउंट, उसको तो हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे, पर आप उसमें से डिडक्ट जरूर करिएगा जो डेप्रीसिएशन अब तक एक्यूमुलेट हो चुका है। क्वेश्चन हमको मैसेज दे रहे भैया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन रुपीज 90,000 है, तो 90,000 हम डिडक्ट कर देंगे, तो जो भी नेट अमाउंट होगा वो नेट अमाउंट फिर हम लोग मेन कॉलम में लिख लेंगे। एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे नेट फिक्स एसेट पता चल जाए तो फिर 90,000 ऐड करके मैं ग्रॉस बता दूंगा, और अगर मुझे ग्रॉस अमाउंट पता चल जाए तो 90,000 डिडक्ट करके फिर मैं नेट अमाउंट बता दूंगा। ठीक है, इट्स ओके। फिक्स एसेट्स के बाद फिर नंबर आएगा करंट एसेट्स का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट एसेट्स के बारे में क्वेश्चन की क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि इसमें खाली तीन हैं, एक स्टॉक, दूसरा डेटर्स और तीसरा कैश। आप भी एक काम करिए, ऐसा ही लिखिए, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। लीजिए, एसेट साइड तो मुझे कुछ ऐसे बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपका ध्यान जरा लायबिलिटी साइड पर ले आता हूं। अब थोड़ा लायबिलिटी साइड के बारे में बात कर ली जाए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको इक्विटी कैपिटल का अमाउंट साफ तौर पे बताया गया है, दैट इज रुपीज 20 लाख। तो आप एक काम करिए, इक्विटी कैपिटल यहां पे रिकॉर्ड करिएगा, रुपीज 20 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का तो नाम है नहीं। अच्छा, मैं भी क्यों मानूंगा कि प्रेफरेंस कैपिटल है? ऑब्वियसली आपने भी इतनी सारी बैलेंस शीट देखी है, प्रेफरेंस कैपिटल कोई हर क्वेश्चन में थोड़ी होता है भाई। अच्छा, क्वेश्चन हमको ये मैसेज दे रहा है कि आपके पास फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व को हम लोग पॉपुलरली जनरल रिजर्व के नाम से जानते हैं। आप इसमें ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व, एकदम सही बात है। अच्छा, आप जैसे इक्विटी कैपिटल में जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड्स। आप लिखिए शेयर होल्डर्स फंड्स। वैसे आप इसको और किस नाम से जानते हैं? अरे पिछली क्लास में पढ़ा था ना, नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ भी आप कह सकते हैं, दैट्स ओके। और शेयर होल्डर्स फंड्स में अगर मैं ऐड कर देता हूं लॉन्ग टर्म डेप्ट, अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड्स में ऐड कर देता हूं लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने का तरीका हो गया। वेरी गुड।
एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए तो लास्ट में हम लोगों ने क्या लिखना होता है, करंट लायबिलिटीज। क्या लिखना होता है, करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन हमको ये मैसेज दे रहा है कि जो करंट लायबिलिटीज है ना वो दो तरीके की है। करंट लायबिलिटीज में एक है बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा है आपका क्रेडिटर्स। तो आप भी कुछ ऐसा लिखिएगा, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा है क्रेडिटर्स। अच्छा, आप मुझे यह भी बता दीजिए क्या क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बताया गया है? यस। और कितना बताया गया है? ₹1 लाख। आप इसको लिख ले, ₹1 लाख। खैर, क्रेडिटर्स क्या है कि जैसे हमें करंट लायबिलिटीज का टोटल पता चलेगा तो क्रेडिटर्स ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे जी बैलेंस शीट कुल मिलाकर ऐसे बनती हुई नजर आ रही है। भाई अगर कोई स्टूडेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है ठीक ढंग से एसेस कर पा रहा है, उसकी आधी टेंशन तो उसी समय खत्म हो जाती है। उसको यह पता चल जाता है कि हां, अब मुझे अपना सारा ध्यान इन्हीं कैलकुलेशंस को ढूंढने में लगाना है। मुझे पता चल गया साहब, मुझे अब ये चाहिए, मुझे जनरल रिजर्व चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, मुझे क्रेडिटर चाहिए और मुझे फिक्स एसेट की इंफॉर्मेशन चाहिए और करंट एसेट की डिटेल चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग एक ट्रैक पर आ जाता है और उसी हिसाब से हम सारी बातें सोचने लगते हैं। अच्छा जी, अब एक एक करके इंफॉर्मेशन को उठाते हैं। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, मैं जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आता हूं। एक इंफॉर्मेशन पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा और वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? आप देखेंगे कि आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है ₹6 लाख और आपको करंट रेशो भी गिवन है 2.5:1। आपको वर्किंग कैपिटल भी गिवन है और आपको करंट रेशो भी गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करने वाला हूं? ओके, ठीक है, इसके लिए मुझे नोट बनाना पड़ेगा। मैं जरा अगली स्लाइड का इस्तेमाल करना चाहूंगा। वेरी गुड। नोट नंबर 1, आप लिखेंगे जो करंट रेशो है वो हमको गिवन है 2.5:1। 2.5:1। ओके। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ओके। वी आर गिवन दैट, लिखिए लिखिए, आंसर लिखने का तरीका सीखिए भाई साहब। नंबर प्रेजेंटेशन के मिलते हैं तो प्रेजेंटेशन आप मेरे से सीखिए, एप्रोप्रिएट वे में आंसर कैसे दिया जाता है। पेपर चेक करने वाले को ना एक तरीके से ना उसके ऊपर जादू करना पड़ता है कि देखो कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट आंसर हमने लिखा। अच्छा, आप कहेंगे कि हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आपको कितना गिवन है? वेल दिस इज गिवन टू अस ₹6 लाख। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या हुआ भला? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू ₹6 लाख। ठीक है, करंट एसेट्स आप यहां से उठाइए। करंट एसेट किसके इक्वल लिखा जा सकता है? 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। खैर, करंट लायबिलिटीज को तो आप एज इट इज ही लिखेंगे। ओके, 2.5 माइनस 1 तो ये हो गया 1.5। तो करंट लायबिलिटी किसके इक्वल हो गया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। क्या आपको करंट लायबिलिटीज का टोटल दिख रहा है ₹4 लाख? यस। तो करंट लायबिलिटीज का टोटल 4 लाख है ना। फिर आप कहें कि जो करंट एसेट्स है दिस इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। वेल 2.5 मल्टीप्लाइड विद 4 लाख। तो मेरे भाई करंट एसेट्स का टोटल आपके पास आ गया ₹10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया ना। बड़ी अच्छी बात है जी। आपने नोट नंबर 1 बनाया
ओके, करंट एसेट्स का टोटल 10 लाख, करंट लायबिलिटीज का टोटल 4 लाख। आइए जी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का टोटल लिखिए 10 लैक्स और करंट लायबिलिटीज का टोटल लिखिएगा 4 लैक्स। अच्छा मेरे भाई, अगर करंट लायबिलिटीज का टोटल जानते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट जानते हो, तो क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर आया कि नहीं आया? आया ना। तो लिखिए कि क्रेडिटर्स का अमाउंट है ₹3 लैक्स। सिंपल। करंट लायबिलिटीज की सिचुएशन समझ में आ गई। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले से गिवन था 1 लाख रुपए, क्रेडिटर्स हमने बैलेंसिंग फिगर पता कर लिया, दैट इज ₹3 लैक्स। ओके, नोट नंबर 1 बन गया था हमारा। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के टोटल हमने पता कर लिए थे। मैं सिचुएशन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं जी, और ये मैं वापस से अगली स्लाइड पर आ गया। नोट नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन में एक मैसेज है, एक इंफॉर्मेशन है, नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75:1। आप लिखेगा नेट फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स दिस इज 0.75:1। अच्छा, ये मैंने क्यों सोचा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखो जी, ऐसा है, ये है फिक्स्ड एसेट्स का ग्रॉस अमाउंट और ये इसका नेट अमाउंट। जैसे मुझे नेट अमाउंट यानी जो मेन कॉलम में लिखा जाता है पता चलेगा, तो मेरे पास एसेट साइड का टोटल आएगा, वही मैं लायबिलिटी साइड का टोटल लिखूंगा, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी बड़े आराम से बता दूंगा। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। अकॉर्डिंगली मैंने सोचा कि भैया इस रेशो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स, यानी न्यूमरेटर में क्या लिखना है? नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं? अरे भाई, जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड्स। प्रोप्राइटरी फंड्स को हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। प्रोप्राइटर यानी ओनर और शेयर होल्डर यानी ओनर, सिंपल सा लॉजिक है। 0.75। वेरी गुड। ओके, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, ये है 0.75। अब मैं एक बहुत बड़ी समस्या में आ गया। अब ये शेयर होल्डर्स फंड्स मुझे नहीं पता शेयर होल्डर्स फंड्स, और मुझे नेट फिक्स्ड एसेट भी नहीं पता। बड़ी अजीब सी बात है, ना मुझे नेट फिक्स्ड एसेट पता है, ना मुझे शेयर होल्डर्स फंड्स पता है, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि नेट फिक्स्ड एसेट को शेयर होल्डर्स फंड से मैं डिवाइड करता हूं तो आ गया 0.75। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर एक एजम्पशन पर आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक एजम्पशन पर आगे बढ़ेगा, और वो एजम्पशन क्या है? ओके, अभी आपको शुरू में थोड़ी सी अजीब ये एजम्पशन लगेगी, पर बाद में खुद आपको लगेगा कि हां यार ये बड़ा एप्रोप्रिएट आंसर था। और एजम्पशन ये है कि मैं ये मान लेता हूं कि मेरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में कहीं कोई मैसेज है भी नहीं, तो ये मैसेज, ये एजम्पशन लिया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं। इससे मुझे फायदा क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स फंड्स है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल कहा जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है तो शेयर होल्डर्स फंड्स कहें या कैपिटल एम्प्लॉयड कहें, एक ही बात है। ओके, दिस इज नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। This is equal to 0.75। आप फिर लिखेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय देखो, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के मैं आपको दूसरे फार्मूले पर ले आता हूं।
पहला फार्मूला तो आप जानते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। दूसरा वाला फार्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और यहां फिक्स्ड एसेट का मतलब है फिक्स्ड एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसको कि आप नेट फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं दूसरा वाला फार्मूला लिख रहा हूं, दैट इज नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये तो खैर आपको पता करना है, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹6 लाख। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है ₹6 लाख। देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, वर्किंग कैपिटल है ₹6 लाख। अब आप मुझे बताइए कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? ओके, लीजिए भाई साहब, नेट फिक्स एसेट का अमाउंट मुझे दिख रहा है ₹18 लाख। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व हो गया कि नेट फिक्स एसेट आ गया ₹18 लाख। बहुत बढ़िया, बड़ी परफेक्ट कैलकुलेशन हमने करी है। अच्छा, लेकिन चूंकि एक एजम्पशन पर बेस्ड है तो हम लिख लें, इट इज एज्यूम्ड दैट there is no long term debt। ठीक है जी, हमारा एजम्पशन कि कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं होता है। इधर आइए जी, वापस बैलेंस शीट में मैं आ जाता हूं। ओके, आप यहां लिखेगा कि आपका नेट फिक्स एसेट्स है 18 लाख। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से सोचा जाए ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया? 18,90,000 विदाउट एनी डाउट। अच्छा, क्या आप मुझे एसेट साइड का टोटल बताएंगे? जरूर जरूर, एसेट साइड का टोटल हो गया 28 लाख। ओके, यही 28 लाख आप लायबिलिटी साइड का टोटल भी रिकॉर्ड कर दीजिए फटाफट। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड आप मुझे बैलेंसिंग फिगर बताइए। 24 लाख। मैंने बताया ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोसीजर है ना बैलेंस शीट बनाने का, इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इसमें बैलेंसिंग फिगर बड़े सारे आ जाते हैं। इसका टोटल, उसका टोटल, ये बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंसिंग फिगर। अरे वो दूसरे वाले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये खूबियां कहां। खैर चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। अच्छा देखो, फिर से आपने चूंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट को जीरो माना था तो आपका शेयर होल्डर्स फंड्स भी आ गया 24 लाख। वाजिब। अब एक मुझे जनरल रिजर्व का अमाउंट बताना है, वो तो हो गया बैलेंसिंग फिगर, फिर से ₹4 लाख। देखा जी, बैलेंसिंग फिगर पे बैलेंसिंग फिगर, वाजिब। अब मुझे सिर्फ आपको करंट एसेट्स की डिटेल बतानी है और उसमें भी सिर्फ 2 बताने हैं, क्योंकि तीसरा तो इसमें भी बैलेंसिंग फिगर ही आएगा। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि आप 2 कौन से बताओगे? एक आप मुझे बताओगे डेटर्स, बताओ क्यों? क्योंकि मुझे डेटर्स वेलोसिटी गिवन है। दूसरा आप मुझे बताओगे स्टॉक, बताओ क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन। परफेक्ट है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नोट नंबर 3 बनाइए साहब। देखिए जी, अगर आप डेटर्स वेलोसिटी पर आते हो तो डेटर्स वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मंथ्स। कितनी? 2 मंथ्स। ठीक है, अगर डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स है
तो आप मुझे बताएं कि डेटर्स बैलेंस किसके इक्वल हो गया? 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। डेटर्स बैलेंस किसके इक्वल हो गया? 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। यानी अगर मुझे किसी तरीके से एनुअल क्रेडिट सेल पता चल जाए तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 12 से। यही है ना? अब भाई ये आपको पूरे साल की क्रेडिट सेल पता चलेगी कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो क्या उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? क्या उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हां जी, बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा, सेल्स तो खैर हम पता करेंगे, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 14,40,000। कितना? 14,40,000। तो भाई फिर तो काम हो गया, आपको पता चल गया कि आपकी सेल्स का अमाउंट कितना है। आपको पता चल गया 14,40,000 को आप 80% से जैसे ही डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्स है ₹18 लाख। ओके, पर आप कहेंगे सर ये तो आपने टोटल सेल्स पता कर ली। क्या ये आपने टोटल सेल्स पता कर ली? यस, लेकिन जो डेटर्स बैलेंस है, जो डेटर्स वेलोसिटी पर बेस्ड है, वो तो क्रेडिट सेल पर बेस्ड होगा ना। पर चूंकि मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि क्रेडिट सेल टोटल सेल का कितना परसेंटेज है, तो क्या करें? अरे भाई आराम से सिचुएशन हैंडल करिए। आप मान लीजिए कि जितनी भी आपकी सेल्स हैं वो सारी क्रेडिट सेल्स हैं। ये अजम्पशन आप बड़े आराम से ले सकते हैं जी, ऑल क्रेडिट सेल्स। इधर आइए, अगर आपकी एनुअल क्रेडिट सेल्स है 18 लाख, तो आप मुझे 2 महीनों की सेल बता दीजिए, क्योंकि वही आपके डेटर्स बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लीजिए भाई साहब, ये आ गया ₹3 लाख। 3 लाख रुपए आ गया ना? वेरी गुड। आप ऐसे आंसर लिखो यार, पेपर चेक करने वाला पता है बड़ा इंप्रेस हो जाता है। पेपर चेक करने वाला चाहता है कि भाई उसको आंसर चेक करने में ना सिचुएशन बड़ी कन्वीनियंट हो, स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए, सारी बात बड़े अच्छे ढंग से आप लिखिए, उसको भी समझ में आ जाएगी। तो पेपर चेक करने वाले को इंप्रेस करना बड़ा जरूरी होता है जी। आपने मुझे डेटर्स बैलेंस बता दिया ₹3 लाख। मैं चलता हूं जी अपनी बैलेंस शीट में, डेटर्स के आगे आप लिखिएगा ₹3 लाख। ओके, अब पता करिएगा स्टॉक, क्योंकि तभी आपको कैश बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जी। मैं यहां वापस आ गया, नोट नंबर 3 पहले ही बन चुका था। अब मैं आपका ध्यान नोट नंबर 4 की तरफ ले आता हूं। बताइए जी, क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स? हां जी, गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। भाई स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला सोचिए। वेल, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड get it divided by average stock, get it divided by average stock, this is equal to 4। सही है? तो मेरे भाई एवरेज स्टॉक किसके इक्वल हो गया? वेल, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 14,40,000। आप जरा इसको 4 से डिवाइड करिएगा कि आपको ये मिल गया ₹14,40,000 ही है ना? चेक करिए, चलिए ये आपको मिल गया ₹3,60,000। परफेक्ट है, एवरेज स्टॉक 3,60,000। ठीक है जी, ओके। अच्छा, लेकिन एवरेज स्टॉक आपने पता किया ना, इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो एवरेज स्टॉक के बदले आप लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, गेट इट डिवाइडेड बाय 2।
दिस इज गिवन टू अस रुपीज 3,60,000। इनफैक्ट गिवन नहीं है तो हमने पता ही करा है 3,60,000 रुपए में से ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है X, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1.25x। भाई अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक X है तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1.25x। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के कंपैरिजन में 25% ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है जी। ओके, 2 को इससे मैंने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 7,20,000 को मैं डिवाइड करूंगा 2.25 से, लीजिए x आ गया रुपीज 3,20,000 x, यानी ओपनिंग स्टॉक ये आ गया आपका रुपीज 3,20,000। ठीक है, हमको क्या पता करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 1.25x, 1.25x हो गया रुपीज 4 लाख। ठीक है जी, 4 लाख रुपए मैंने सही बताया आपको, रुपीज 4 लाख। ओके, क्लोजिंग स्टॉक है रुपीज 4 लाख। आप इस कैलकुलेशन को यहां से उठाइए और बैलेंस शीट में आइए और यहां लिखिएगा कि स्टॉक आपका है 4 लाख रुपए। अच्छा जी, कैश, ऐसी सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वेल दिस इज रुपीज 3 लाख। हां जी, क्वेश्चन की पहली बैलेंस शीट बन गई। हमने बना दी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्वेश्चन कहता है मुबारक हो जी, आपने आधा काम कर दिया है। ये सुनकर हमको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी आधा ही काम हुआ है खाली। हां जी, क्योंकि आपको एक और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2021 की। कोई नहीं यार, कोई नहीं। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या। ओके, अब आप हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, इसमें भी आप इसी तरीके से लायबिलिटीज और एसेट साइड क्रिएट करें। वेरी गुड। अच्छा, 31 मार्च 2021 में भी आप सबसे पहले तो इक्विटी कैपिटल ही रिकॉर्ड करेंगे ना। वेल, पुराना इक्विटी कैपिटल आपका है 20 लाख। क्वेश्चन ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी कि आपने नए इक्विटी शेयर इशू करे हो, ऐसा कुछ भी नहीं ना। यानी इक्विटी कैपिटल के चेंज होने की कोई खबर हमारे पास नहीं है, तो आप इसको 20 लाख ही मेंटेन करिए। मैं ठीक कह रहा हूं जी? ओके, उसी तरीके से अब आप इसमें ऐड करिएगा जनरल रिजर्व। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में भी जनरल रिजर्व मेरा बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। इन दोनों को ऐड करके मुझे पता चलेगा शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें मैं ऐड करने वाला हूं लॉन्ग टर्म डेप्ट। ओके, क्या आपने कोई डिवेंचर इशू करे हैं? क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है? नहीं। हालांकि आपको यह कहा जा रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर खरीदी है वो तो एसेट साइड का मैटर हो सकता है, पर लायबिलिटी साइड पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरा पहले भी नहीं था और मेरा अभी भी नहीं। भाई ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। हां, क्वेश्चन मुझे यह मैसेज जरूर दे रहा है कि जो आपका पहले शॉर्ट टर्म लोन था, मेरा मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो जरूर अब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। मैं जरा पिछली बैलेंस शीट में आपको लाता हूं।
आप देखेंगे पिछली बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स हैं। क्वेश्चन कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया जी, तो इसको तो आप मारो गोली, रह गया क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट उन्होंने मेरे को बता रखा है। कितना बता रखा है? 4,15,000। चेक करिए, क्रेडिटर्स उन्होंने मेरे को बता रखा है 4,15,000, तो फिर वो तो मैं सीधा ही रिकॉर्ड कर लेता हूं जी। बताइए जी, लायबिलिटी साइड में इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूं जी? कुल मिलाकर यही सिचुएशन है। अब मैं आ जाता हूं जी एसेट साइड पर। पहले फिक्स्ड एसेट्स माइनस होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी है और वो है 2,96,600 की, तो इसको तो चलिए पहले ही आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 2,96,600। ये आप क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर आप लिखना चाहेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट की लिस्ट में है तो कुल मिलाकर वही, और इनफैक्ट इस बार तो क्वेश्चन ने आपको अमाउंट भी गिवन है। वो कह रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि जो स्टॉक है ना वो तो आपका है 5,20,000 रुपए। बड़ी अच्छी बात है जी। फिर वो कहते हैं कि आपका डेटर्स है 4,95,000। चेक करते जाइएगा क्वेश्चन में से, और आपको यह भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो आपका कैश बैलेंस है ना वो है 3,10,000। अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको करंट एसेट्स की डिटेल सारी की सारी बता दी गई। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है जी? आप एक काम करिए, करंट एसेट्स का टोटल करो यार। ओके, पहले 5,20,000, 4,95,000, 4,95,000 और 3,10,000। लीजिए भाई साहब, करंट एसेट्स का टोटल आ गया 13,25,000। ओके, अब सिर्फ रह गई फिक्स एसेट्स। मेरे ख्याल से फिक्स एसेट पता चलते ही एसेट साइड का टोटल आएगा, वही लायबिलिटी साइड का टोटल होगा, वही कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, वही शेयर होल्डर्स फंड्स होगा, और जनरल रिजर्व आ गया बैलेंसिंग फिगर। वाह जी वाह। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ एकमात्र कैलकुलेशन कौन सी चाहिए, और वो है फिक्स एसेट। इसके लिए मैं आपका ध्यान जरा क्वेश्चन की तरफ ले आता हूं। देखिए, कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हमको यहां पर मदद करे। मैं आपका ध्यान यहां लेकर आता हूं। ये राजी पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में वो कहते हैं कि इस साल 81,000 का डेप्रीसिएशन और है, और पॉइंट नंबर बी, ए पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज वेरी ओल्ड। फिक्स्ड एसेट का एक हिस्सा बड़ा पुराना हो गया था, उसकी बुक वैल्यू 1,80,000 रुपए थी। अच्छा जी, हमने उसको 90,000 में डिस्पोज कर दिया, और इस पर आज तक कभी कोई डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ था जी। ओके, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है अकाउंट्स में, मैंने नहीं पढ़ा है जी। ओके, आपने तब ये देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कोई फिक्स एसेट डिस्पोज करी जाती तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पोजल के अकाउंट्स बनाए जाते। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये डिस्पोजल की सिचुएशन को बड़े आराम से पढ़ रखा है। इतनी अजम्पशन तो मैं ले सकता हूं जी। तो पहला अकाउंट कौन सा बनता है? पहला अकाउंट बनता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक बात है, पहला अकाउंट बनता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अच्छा, दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये भी सही है। अच्छा, अब ये बताओ तीसरा अकाउंट कौन सा बनता है?
फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। वेरी गुड, यही 3 अकाउंट बनते हैं ना। ओके, जो आपने पुरानी बैलेंस शीट बनाई है उसमें फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस ग्रॉस आपने बताया था 18,90,000। इधर आइए, अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट में आपने यह भी लिखा हुआ है कि जो अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो है ₹90,000। तो ये तो दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, ये तो दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हो गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस साल क्या हुआ कि 81,000 का डेप्रीसिएशन और चार्ज हो गया। 81,000 का डेप्रीसिएशन और चार्ज हो गया, और जो और डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा ऑफ कोर्स आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो चार्ज किया होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इतना डेप्रीसिएशन इस साल और चार्ज हुआ। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 90,000 तो पहले ही था, मैंने ऐड कर दिया 81,000, ये हो गया टोटल डेप्रीसिएशन। बड़ी अच्छी बात है। वो ये कहते हैं पॉइंट नंबर बी में एक पुरानी फिक्स्ड एसेट है जिसकी बुक वैल्यू यानी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,80,000, उसे बेचने का फैसला कर लिया गया। अगर ऐसा है तो 1,80,000 रुपए को फिक्स्ड एसेट अकाउंट छोड़कर जाना होगा। क्यों छोड़कर जाना होगा? क्योंकि अब जब ये फिक्स्ड एसेट रही नहीं तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड एसेट अकाउंट इसको क्यों हैंडल करेगा। अच्छा, इसकी ट्रांसफर एंट्री को कहां भेजा जाता है? फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। कहां भेजा आपने? फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। परफेक्ट। अच्छा, अगर 1,80,000 की फिक्स्ड एसेट हमारा साथ छोड़कर चली गई तो फिर आप ये बताएं आपके पास एकदम आखिर में फिक्स्ड एसेट कितने की रह गई? भाई शुरू में तो 18,90,000 की थी ना, शुरू में तो 18,90,000 थी ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से 1,80,000 चली गई, तो भाई साहब आपके पास बाकी फिक्स्ड एसेट रह गई 17,10,000। सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर करें टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, अमाउंट ₹1,80,000। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये जो आपने फिक्स्ड एसेट का एक हिस्सा बेचा है कि जिसकी बुक वैल्यू 1,80,000 है, ये जब से हमारे पास है तब से इसके ऊपर ₹1 का डेप्रीसिएशन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? नहीं लगता होगा डेप्रीसिएशन। अच्छा, अगर मान लीजिए इस पे कुछ डेप्रीसिएशन होता, मान लीजिए इस पे कुछ डेप्रीसिएशन होता तो जरूर वो डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर होता, तो मुझे उस डेप्रीसिएशन को यहां से निकालना पड़ता, और निकालने की एंट्री कहां जाती है? टू फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। चूंकि कोई डेप्रीसिएशन कभी था ही नहीं तो इसका मतलब कुछ ट्रांसफर हो गई नहीं, तो या तो मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चलो एक एंट्री लिख दी तो 0 लिखकर आप पीछा छुड़ाइए। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 0, यानी इसकी बुक वैल्यू 1,80,000 आज भी है, इस पे कोई डेप्रीसिएशन कभी लगा ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो चुका है? तो ये तो भाई इन दोनों का टोटल ही आ गया ₹1,71,000। एकदम ठीक है ना, 1,71,000 परफेक्ट। ओके, अब आप आइए फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। वो कहते हैं जी हमने तो इसको बेच दिया, और कितने में बेच दिया? 90,000 में। 90,000 में बेच दिया ना, तो आप बेच दीजिए बाय बैंक अकाउंट।
चेक करिए, दे से डिस्पोज फॉर ₹90,000। ₹1,80,000 की एसेट 90,000 में बेच दीजिएगा तो 90,000 का तो फिर लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है, दिस इज लॉस ऑन सेल। ओके, अकाउंट्स बन गए जी, लेकिन अब हमें इसमें से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें चाहिए फिक्स एसेट क्लोजिंग बैलेंस ग्रॉस 17,10,000। 17,10,000 ना, ये मैं पीछे आया और यहां लिखेगा 17,10,000 ग्रॉस अमाउंट। सही है जी। फिर से मैं आगे गया, अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, वो ये रहा ₹1,71,000। वेरी गुड, इधर आइए, 1,71,000 आप डिडक्ट करें। आप मुझे फिक्स एसेट का नेट अमाउंट बताएं। ओके, 17,10,000 तो ग्रॉस अमाउंट है ही, आप डिडक्ट करें 1,71,000। लीजिए भाई साहब, आ गया 15,39,000। 15,39,000 में आप पहले ऐड करें 2,96,600। ओके, आप ऐड करें करंट एसेट्स 13,25,000। आपको एसेट साइड का टोटल मिलेगा 31,60,600। ओके, इसी को लेकर आप इधर आइए, 31,60,600। आप इसमें से क्रेडिटर्स को डिडक्ट करें, दैट इज 4,15,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 27,45,600। यही अमाउंट एज इट इज शेयर होल्डर्स फंड्स में आप रिकॉर्ड करें 27,45,600, और जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ गया 7,45,600। ओके, 7,45,600, ठीक है ना। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, आंसर देकर मजा आया कि नहीं। एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आते हैं, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ऑफ ROCE। एक और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है, उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ROCE का ओरिजिनल फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है और बिजनेस ने जो इनकम अर्न करी है, जिसको कि आप EBIT भी कह सकते हैं, उसमें परसेंटेज कितना है। अगर ये 10% है तो इसका मतलब ये कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को बिजनेस में इन्वेस्ट करके, बिजनेस से सेल अचीव करके और बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आया है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% है। ऑफ कोर्स ये परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, सिचुएशन तो फेवरेबल होगी ही अगर ये परसेंटेज ज्यादा होगा तो। अच्छा, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ने क्या करा है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, इस रेशो को थोड़ा सा एक्सटेंड करा। इन्होंने इसको क्या लिख दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विद सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैथ्स के स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है, आपने न्यूमरेटर में भी सेल्स लिखा, डिनोमिनेटर में भी सेल्स लिखा, समझो सेल्स और सेल कैंसिल हो गया और इक्वेशन वहीं की वहीं पहुंच गई। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन आप इस बात को स्वीकार करें कि जब आप कहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। जब आप कहते हो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असल में ये एक रेशियो है ही नहीं, ये तो दो रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन है भाई। अच्छा, पहली रेशियो कौन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरी रेशियो कौन सी, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो ROCE दो रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन है।
मल्टीप्लीकेशन का सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसमें कोई एक रेशो इंप्रूव हो जाए या दोनों रेशोज इंप्रूव हो जाएं तो अल्टीमेट इंप्रूवमेंट किसमें होगा? ROCE में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक बात है, ओके। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिखा जा सकता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड को लिखा जा सकता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि पहली वाली रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए, अगर आप सेल्स इंक्रीज करते हैं पर इस बात का ध्यान रखिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज ना हो जाए, या फिर अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो पा रही है तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट ही डिक्रीज कर दो यार। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? इंक्रीजिंग सेल्स एंड और डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें से कोई एक या दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करें, आपको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा, विदाउट एनी डाउट। सिमिलरली, दिस इज सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वेल, अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ जाए, मेरा मतलब है सेल्स इंक्रीज हो जाए, पर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल मत लगाइएगा, ना ना ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज मत करें। फिक्स्ड एसेट में ज्यादा पैसा ना लगाएं, वर्किंग कैपिटल में पैसा और ना लगाएं, पर एग्जिस्टिंग कैपिटल को इफेक्टिवली यूज करके सेल इंक्रीज करके बताइए तो बात बने। पर अगर आप सेल इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं, फिर आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना बिजनेस में, उसको रिड्यूस करिए। फिक्स्ड एसेट में से पैसा वापस निकाल लीजिए, वर्किंग कैपिटल में से पैसा वापस निकाल लीजिए, लेकिन 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 सेल्स डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए सेल भी इंक्रीज हो जाए और कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज हो जाए, वाह जी वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर आप देखेंगे ROC पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ओके जी, तो ROC एक रेशो को दो रेशो में कन्वर्ट करिए, किसी एक में इंप्रूवमेंट हो, दोनों में इंप्रूवमेंट हो, तो अल्टीमेट इंप्रूवमेंट ROC में जाएगा। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमको टारगेट एरियाज की तरफ लेके जाता है, वो टारगेट एरियाज जिन पे अगर मैनेजमेंट का ध्यान लाया जाए, मैनेजमेंट अगर वहां पे एफिशिएंसी अचीव करे, इंप्रूवमेंट की सिचुएशन अचीव करे, तो अल्टीमेट इंप्रूवमेंट आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। हमारी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। अब मैं फिर से ये चाहूंगा कि जो हमारी मेन क्लासेस रिकॉर्ड हुई थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 जो वीडियो है, उस वीडियो को हम यहां पर एकदम इसके आगे अटैच कर देते। क्वेश्चन नंबर 10, हां जी, ए कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ईयर 1 के रिलेशन में और ईयर 2 के रिलेशन में। आप देख रहे हैं कि पहले सेल्स 5 लाख है, इंक्रीज होकर हो गई 8 लाख। आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख है, इंक्रीज होकर हो गया 3,60,000। आप देख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले 10 लाख है, इंक्रीज हो गया 12,50,000। You are required to give your comments on the basis of DuPont analysis. ओके जी, छोटा सा ही क्वेश्चन लग रहा है, आइए शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, वेरी गुड। आप एक काम करिएगा, पहले आप ROC के फार्मूले को वैसे लिखिएगा जैसे आपने ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में पढ़ा है। आपने कैसे पढ़ा है? अरे, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड फर्दर मल्टीप्लाइड विद सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आप वैसे लिखें जैसे आपने इस एनालिसिस में पढ़ा है। ओके जी,
तो फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया ना, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पहले आप आइएगा ईयर 1 की तरफ। क्वेश्चन आपको क्या मैसेज दे रहा है कि ईयर 1 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है ₹2 लाख। अच्छा, लेकिन सेल्स है ₹5 लाख। हमने कहा ठीक है। अच्छा, सेल्स ₹5 लाख है। अब आप ये बताएं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। आप कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज हुआ? 2 लाख 5 लाख का कितना परसेंटेज हुआ? ओके, दिस इज 40% मल्टीप्लाइड विद। अच्छा, सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंटेज हुआ? इस पर आपका जवाब है 50%। दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइएगा। आप कहेंगे 20%। जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वो 40% है, लेकिन जो सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज वो 50% है। तो 40% का 50% आ गया 20%। अच्छा, आप यही कैलकुलेशन जरा ईयर 2 में लेकर आए। मेरे भाई, ईयर 2 में आपको जो प्रॉफिट का अमाउंट दिख रहा है दैट इज 3,60,000। आप इसको डिवाइड करिएगा सेकेंड ईयर की सेल से। सेल्स आपको गिवन है ₹8 लाख। अच्छा, सेल्स अगर 8 लाख है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आपको कितना गिवन है? 12,50,000। बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि जो प्रॉफिट 3,60,000 है वो सेल्स यानी 8 लाख का कितना परसेंटेज है? ओके, दिस इज 45%। मल्टीप्लाई करें किससे? ओके, 8 लाख बताएं 12,50,000 का कितना परसेंटेज है? दिस इज 64%। ये भी ठीक है। 64%। क्या ये आपका फाइनल आंसर आ गया? 28.8%। तो आरओसी आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके बताया। अब इसका एनालिटिकल पार्ट इसके बाद आएगा। आपने आरओसी कैलकुलेट करा, ईयर 1 में 20%, ईयर 2 में 28.8%। आप लिखेंगे एज कंपेयर्ड टू ईयर 1, एज कंपेयर्ड टू ईयर 1, ROCE has shown substantial increase. ROCE has shown substantial increase in year 2. ठीक बात है। जो आपका पहले 20% था वो 28.8% हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि आरओसी में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है। यस। आप इसी के आगे लिखेंगे दिस फेवरेबल पोजीशन। यस, दिस फेवरेबल पोजीशन has been obtained. This favorable position has been obtained due to following two reasons. This favorable position has been obtained due to following reasons. रीजन नंबर 1 लिखा जाए। ये जो फेवरेबल पोजीशन आपके पास आई है इसके पीछे 2 रीजंस रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला रीजन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हैज इंक्रीज्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 40% to 45%, 40% to 45%।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट क्या होता है जी? सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके ही तो प्रॉफिट आता है ना। सच बात तो यह कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, कॉस्ट घटी है। आपने सुना मैंने क्या कहा? असली रीजन दिखता है कि प्रॉफिट बढ़ा है, पर असली रीजन है कि कॉस्ट घटा है। अगर पहले साल आपका 40% का प्रॉफिट था, इसका मतलब पहले साल में आपका कॉस्ट 60% था। दूसरे साल अगर प्रॉफिट 45% हुआ है, यानी दूसरे साल आपकी कॉस्ट सिर्फ 55% रह गई है कि नहीं? इन ईयर 1 ऑपरेटिंग कॉस्ट was 60% of sales, whereas in year 2 operating cost has become 55% of sales। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी सुना होगा कि भाई करे कोई और भरे कोई, मेहनत कोई करे इनाम कोई और ले जाए। यह कितने दुख की बात है कि रिवॉर्ड हमेशा दिया जाता है प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट नाम के किसी आदमी ने क्या कमाल कर दिया साहब, जबकि प्रॉफिट ने कुछ करा ही नहीं, सारा काम करा कॉस्ट ने और इनाम मिल गया प्रॉफिट को। आपने सारी मेहनत करी किस डायरेक्शन में कि कॉस्ट को घटाएं, कॉस्ट को घटाएं, और नाम किसका आ गया? प्रॉफिट का। मेहनत करे कोई और खाए कोई और, इसका यह मतलब है जी। आप लिखेंगे the business has successfully adopted and implemented the business has successfully adopted and implemented cost control techniques for improving the profit earning capacity of the business। हाँ जी मेरे बच्चों, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है। यह उतना ही मुश्किल काम है कि जितना अगर मैं आपको यह कहूं कि अगर आपका वजन थोड़ा बड़ा हुआ है, आप थोड़े मोटे हैं, और आपको कहा जाए कि अपने वजन को कम करके बताइए, यह पूछा जाए मेरे जैसे लोगों से, मेरा वजन भी थोड़ा बड़ा हुआ है, मैं जानता हूं कि वजन कम करना कितना मुश्किल काम होता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी ना कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम होता है भाई। और आपने उस मुश्किल काम में सफलता हासिल करी है, आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। जो कॉस्ट पहले हुआ करती थी 60% ऑफ सेल, अब वो कॉस्ट होती है सिर्फ 55% ऑफ सेल्स। इसीलिए प्रॉफिट जो पहले होता था 40%, वो प्रॉफिट अब हो गया 45%। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया जी? अभी तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है? मैंने कहा है
कि कंपनी को ये जो फेवरेबल सिचुएशन मिली है, इस फेवरेबल सिचुएशन को हासिल करने के दो कारण हैं। पहला कारण मैंने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है, अब मैं ये डिस्कशन दूसरे कारण की तरफ लेकर आना चाहूंगा, उसके लिए जरा स्पेस क्रिएट किया जाए। ओके, आइए जी दूसरे रीजन पे डिस्कशन शुरू करते हैं। नंबर 2, ओके सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। देखो ऐसा है, आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं? आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं? सेल्स। वेरी गुड। फिर आप लिखते हैं बड़े सारे एक्सपेंसेस। वेरी गुड। और लास्ट में आता है प्रॉफिट। मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप कहते हो कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाना है, आप कहते हो कि मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है, नो प्रॉब्लम। आप कहते हो कॉस्ट को रिड्यूस करके मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पर लाना है, हम यही डिस्कशन कर रहे थे। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपको मैक्सिमम सेल्स अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? यस। अब मैं दूसरा रीजन डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मुझे अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं तो मुझे अपनी सेल को भी बढ़ाना पड़ेगा। सेल कैसे बढ़ती? सेल कैसे बढ़ती? सेल बढ़ाने के लिए चाहिए सपोर्ट। बड़ी दुकान का सपोर्ट चाहिए, अच्छी लोकेलिटी में दुकान होनी चाहिए, बड़ी फैक्ट्री का सपोर्ट चाहिए, बड़ा सारा इन्वेंट्री होना चाहिए कस्टमर को बेचने के लिए। मेरे भाई ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल या तो फिक्स्ड एसेट्स के हैं या करंट एसेट्स के, वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? दूसरा रीजन, इधर आइएगा जी। आप बता चुके हैं, यह रीजन डिस्कस हो चुका है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 40 से 45% हो चुकी है। दूसरा रीजन, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो 50% से 64% हो चुका है। आप लिखेंगे दूसरा रीजन, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड from 50% to 64%। 50% से 64% हो गया भाई। आप लिखेंगे इन ईयर 1 सेल्स अचीव्ड वॉज 50% of capital employed, whereas in year 2 it has become 64% of capital employed। तो पहले साल आपकी सेल कितनी होती थी? पहले साल सेल कितनी होती थी? कितना कैपिटल, उसका 50%। अब सेल कितनी होती है? जितना कैपिटल उसका 64%। कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल। मेरे भाई आप अपने कैपिटल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करने लगे और उस बढ़िया इस्तेमाल करने की वजह से सेल का परसेंटेज 50% से बढ़कर 64% तक आ गया। आप लिखेंगे हेंस इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट the company is making
very effective utilization, very effective utilization of capital. The company is making very effective utilization of capital for the purposes of achieving huge amount of sales. वाह जी वाह. For the purposes of achieving huge amount of sales. तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ने कितनी बढ़िया बात आपको पढ़ाई है साहब. दो बातें पढ़ाई. पहली बात, अपने रिसोर्सेस का बढ़िया इस्तेमाल करें, अपने फिक्स एसेट, अपने वर्किंग कैपिटल का बढ़िया इस्तेमाल करें, मैक्सिमम सेल लेकर आइए, मैक्सिमम सेल. पहली बात. दूसरी बात, सेल तो मैक्सिमम आ गई, अब टारगेट करिए एक्सपेंसेस को, टारगेट करिए कॉस्ट को कंट्रोल करिए, कॉस्ट को रिड्यूस करिए. देखिए क्या वंडरफुल रिजल्ट निकल कर आएगा. और ये वंडरफुल रिजल्ट मुझे इस क्वेश्चन में दिखा है. कैसे दिखा है आप देखिए. आपने कहा कि हमने पहली मेहनत करी, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 40 से 45% करा है, यानी हमने कॉस्ट को कम किया है. हमने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो को 50 से 64% करा है. हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़िया इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेल अचीव करने की कोशिश करी है. तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस बड़ी कमाल की स्टडी है. कंक्लूजन कितना परफेक्ट है. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ भी रहे थे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ऑफ आरओसीई, उसमें हम लोग ऑफ कोर्स कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में अपना कंक्लूजन एस्टेब्लिश करते हैं. तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है. कैपिटल यानी क्या? कैपिटल यानी वो फंड्स जो या तो इररिडीमेबल हैं या फिर अच्छे खासे टाइम के बाद रिडीमेबल हैं. शॉर्ट टर्म फंड्स को तो बिल्कुल हम काउंट नहीं करना चाहेंगे भाई. इसीलिए कैपिटल की डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं. क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब ही यही है कि ये लॉन्ग पीरियड के बाद हमने इसको रिडीम करना है. हम उन फंड्स को एक तरीके से कैपिटल के तौर पे यूज कर सकते हैं. ठीक बात है ना. कैपिटल इज टू बी यूटिलाइज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. आपके बिजनेस का सर्वाइवल ग्रोथ पूरी तरीके से फंड्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और भाई उसी को कहते हैं कैपिटल. कैपिटल कैसे अरेंज किया जा सकता है? अरे इक्विटी से कैपिटल आप अरेंज करेंगे, और जो आपका रिजर्व्स का अमाउंट है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट है, वो भी इसका पार्ट है. जो प्रेफरेंस कैपिटल है उस ढंग से भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है. वेंचर कैपिटल और एंजल फाइनेंसिंग, ये हर केस में कहां, ये तो कहीं कहीं होता है. नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. और मेरे भाई एक बार कैपिटल अरेंज हो जाए तो आप उसको कहां यूज करेंगे? दो ही जगह तो यूज कर सकते हैं भाई, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या फिर वर्किंग कैपिटल में. वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. भाई यहां तक तो ठीक है, पर एक पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ज्यादातर स्टूडेंट्स इस पॉइंट नंबर 4 को ठीक ढंग से नहीं समझते. वो समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को एक तरीके से सोचा जाए शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन, और दूसरे तरीके से सोचा जाए फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में 3 ऐसे अमाउंट हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे, और अगर गलती से इंक्लूड हो गए हैं तो आपको उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा. कौन से 3 है? नंबर ए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सुनिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी कि बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. बिजनेस को रिक्वायरमेंट नहीं थी मतलब, अरे सुनो भाई, बिजनेस के पास फंड्स आए, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया गया. वो जो प्रॉफिट कमाया गया वो है तो शेयर होल्डर्स फंड्स का ही पार्ट.
लेकिन हमने उन फंड्स को पता है कहां यूज कर लिया, एक ऐसी बिल्डिंग को खरीदने में कि जिसकी बिजनेस को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर फिर आपने वो बिल्डिंग क्यों खरीदी? ऐसे ही बिजनेसमैन सोच रहा था रेंट कमाएंगे, उसको लेट आउट करेंगे, रेंट कमाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपने शेयर्स खरीद लिए, बिजनेस तो नहीं कहता था शेयर्स खरीदो, तो लेकिन क्यों खरीदे? ऐसे ही डिविडेंड कमाएंगे और कुछ सालों के बाद शेयर्स को बेचकर कैपिटल गेन कमाएंगे। भाई लोग इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। तो जब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इसका मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है कि बिजनेस को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में जब आप फिक्स्ड एसेट्स काउंट करते हैं, जब आप वर्किंग कैपिटल काउंट करते हैं, तो इसका मतलब आप खाली वही फिक्स्ड एसेट काउंट करें, वही वर्किंग कैपिटल काउंट करें जो बिजनेस रिलेटेड है। अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है फिर भी इन्वेस्टमेंट्स हुई है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में आप उसे काउंट नहीं करेंगे। दूसरी बात, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन अभी वो इन्वेस्टमेंट पे काम खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? जैसे आपने सोचा एक बिल्डिंग खरीद रही है, वहां पे अपने को अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लेकिन अभी वहां थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, रिपेयर्स वर्क चल रहा है, अभी हमने वहां पे अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो फिक्स्ड एसेट ऑफ कोर्स बिजनेस पर्पसेस के लिए ही बनाई जा रही हैं, पर अभी पूरी तरह बनी नहीं है, अभी उन पे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुई नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट जो बन रही हैं, तो जब तक वो बन ना जाए, जब तक बिजनेस एक्टिविटी शुरू ना हो जाए, आप तब तक तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में काउंट नहीं करोगे ना, करना भी नहीं चाहिए भाई। तो एक मैंने आपको कहा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप काउंट नहीं करोगे, दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस इफ अनरिलेटेड टू ऑपरेशंस। देखिए, बैंक का तो काम है लोन देने का, तो बैंक ने अगर अपने कस्टमर को लोन दिया तो कौन सा गलत काम किया? पर अगर आपका काम लोन देने का नहीं है, फिर भी आप किसी को लोन देते हैं, आप किसी को एडवांस देते हैं, इसका मतलब जो फंड्स आपके पास हैं, आपने उसका वहां इस्तेमाल करा जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो फंड्स आपका कैपिटल है, यस, लेकिन वो कैपिटल ठीक जगह इस्तेमाल करिए। बिजनेस की फिक्स्ड एसेट में, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में। किसी को लोन तो नहीं दे दोगे भाई? हां, अगर लोन देना आपका बिजनेस है तो चलो हम ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे, लेकिन अगर वो आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर आपने वो फंड्स यूज करे हैं, तो माफ कीजिए, हम उसे कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस काउंट करने को तैयार नहीं। तो ये था कंसेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हमारे सामने कंसेप्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेटेड टू आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, ये एनालिसिस एक एजम्पशन पर बेस्ड है, और वो एजम्पशन ये है कि आपके बिजनेस में कोई प्रेफरेंस कैपिटल है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग। अगर इक्विटी फाइनेंसिंग ही है सिर्फ, यानी जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आएगा, टोटल पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंगस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। परफेक्ट है ना एकदम? ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी के फार्मूले पर आते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, ऑफ कोर्स ऑन द assumption दैट देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल। तो इस एक रेशियो को ना ड्यू पॉइंट एनालिसिस ने 3 रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया। पहली रेशियो बनाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, वेल, पहली वाली रेशियो किस में कन्वर्ट हो गई? क्या नाम है उसका? नेट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरी रेशियो का नाम टोटल एसेट टर्नओवर।
टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स ऐसी तो कोई रेशो होती नहीं, पर इसकी उल्टी रेशो होती है। जो प्रोप्राइटरी रेशो है, प्रोप्राइटरी रेशो ये बताती है कि बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं उसको शेयर होल्डर्स फंड्स ने कितना फाइनेंस किया। अगर किसी बिजनेस की प्रोप्राइटरी रेशो है 60%, तो उसका मतलब यह हो गया कि जो भी टोटल एसेट्स आपके पास हैं, मेरा मतलब है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, उसको 60% शेयर होल्डर के पैसों से खरीदा गया है। बाकी आपने डेब्ट फाइनेंसिंग का सहारा लिया है। अच्छा, रेसिप्रोकल और प्रोप्राइटरी रेशो, इसको एक नाम दिया गया और वो नाम हमने नहीं दिया है, वो नाम ड्यू पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से डाला गया है और वो नाम है इक्विटी मल्टीप्लायर। So equity multiplier is reverse of proprietary ratio, formula total assets divided by shareholders funds. Okay, एक एग्जाम्पल करते हैं इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल मैंने अगली स्लाइड पर लिखा हुआ है, मैं आपको ले आता हूं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, मान लीजिए कंपनी ऐसी है जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख, सेल्स है 50 लाख, बिजनेस में टोटल एसेट्स है 10 लाख की, लेकिन शेयर होल्डर की फाइनेंसिंग है सिर्फ 8 लाख रुपए। ओके, अगर शेयर होल्डर ने 8 लाख रुपए दिए, आपके पास टोटल एसेट 10 लाख की है, तो सवाल तो ये उठेगा ना कि बाकी के 2 लाख रुपए आप कहां से लेकर आए। जरूर डेब्ट फाइनेंसिंग से आपने बाकी के 2 लाख रुपए अरेंज करे होंगे, प्रेफरेंस कैपिटल तो हो नहीं सकता ना। ओके, मैं अगर इस एग्जांपल में पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करता हूं, तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख, सेल्स अपने को गिवन है 50 लाख, तो क्या नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया 10%, 0.10। ठीक बात है। टोटल एसेट्स टर्नओवर, इस बिजनेस ने सेल्स अचीव करी है 50 लाख और बिजनेस में जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 10 लाख, तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये भी सही है। इक्विटी मल्टीप्लायर टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, अगर टोटल एसेट्स है 10 लाख और शेयर होल्डर्स फंड्स जैसा कि आप बता रहे 8 लाख, तो ये हो गया 1.25। आप इसको 1.25 रेशो 1 भी पढ़ सकते हैं। 1.25 रेशो 1 को यूं समझिएगा कि शेयर होल्डर ने तो आपको दिया 1 रुपया, बाकी 25 पैसे आपने मांगे डिबेंचर होल्डर से या डेब्ट प्रोवाइडर से। शेयर होल्डर ने आपको दिया 1 रुपया, 25 पैसे आपने डेब्ट प्रोवाइडर से मांगे और आपने एसेट्स खरीद ली 1.25 की। बहुत बढ़िया। आरओई को ना 2 तरीकों से कैलकुलेट कराया जाता है, एक इक्विटी मल्टीप्लायर के बगैर। पहली वाली रेशो 0.10 मल्टीप्लाइड विद दूसरी रेशो 5, 0.50। आप इसको 50% भी कह सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन जब इक्विटी मल्टीप्लायर इसमें ऐड हो जाता है, 0.10 मल्टीप्लाइड विद 5 multiplied with 1.25, this is 0.625, that is 62.5%। मैं आपको कहना यह चाहता हूं, ये जो आपकी इनकम 50% से बढ़कर 62.5% हुई है, इसका ऑब्वियस रीजन है कि बिजनेस में डेब्ट फाइनेंसिंग है। अगर बिजनेस में डेब्ट फाइनेंसिंग नहीं होती तो, मेरा मतलब है जो भी टोटल एसेट्स खरीदी गई, अगर वो सारी की सारी शेयर होल्डर फंड से खरीदी जाती तो इक्विटी मल्टीप्लायर तो 1 आता ना। 1 के होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका आरओई तो 50% ही होता ना। आप बिजनेस में खाली शेयर होल्डर का पैसा लगाइए, आपकी इनकम 50% है। आप डेब्ट प्रोवाइडर का भी पैसा लगाइए, आपकी इनकम बढ़ेगी। शेयर होल्डर के पास जो परसेंटेज इनकम आती है वो बढ़ेगी, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं। तो जैसे जैसे इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा, यहां तो 1.25 है,
यही इक्विटी मल्टीप्लायर 1.5 भी हो सकता था, 1.75 भी हो सकता था। ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिना इक्विटी मल्टीप्लायर के कितने परसेंटेज इनकम है और इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ कितने परसेंटेज इनकम आती है, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये वाला कंसेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। वाह जी वाह। मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एनालिसिस में तो इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। हमारी बुक में टोटल 59 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 59। और रेशियो एनालिसिस में कितनी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। एक रिवीजन क्लास में हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको एक बार अगर इंट्रोड्यूस आपको करवा दिया जाए तो। सारे क्वेश्चन तो इसमें ऑब्वियसली नहीं हो सकते थे, लेकिन चलिए फिर भी रिवीजन क्लास की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगली रिवीजन क्लास के लिए हम फिर बाद में मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।